बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास था। आज के इजलास में मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल, बैरूनी सूरत हाल, सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। अपोजिशन रहनुमा भी मौजूद थे और इसके अलावा अपोजिशन लीडर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद थे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैं पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हूँ। आज जो ब्रीफिंग दी गई उस पर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इजहार इत्मीनान किया। उनका ये कहना था कि जामे हिकमत अमली थी जो बयान की गई है और हमें बताया गया है कि पॉलिसी क्या है। आज ही के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम साहब ने मुलाकात की और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर लिया। और सिंध में बदलती सूरत हाल, सिंध के अंदर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात, इस बारे में भी बात करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी नजर रखेंगे। आज करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अरबाब गुलाम रहीम साहब ने। अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरबाब साहब, आपका जिस जमात के साथ ताल्लुक था वो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेहतरीन इत्तेहादी जमातों में से है। जीडीए को पीटीआई से तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं लेकिन पीटीआई को जीडीए से कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। तो आपका फैसला किन नुकात की बुनियाद पर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीडीए से बेहतर है? देखें जी, मैंने किसी वजह से ये फ़ैसला नहीं किया है। मैंने फ़ैसला इसलिए किया है कि इमरान खान साहब ये कोई 3 साल से या उससे भी पहले मुझे ऑफ़र देते रहे पीटीआई में आने के लिए, मैं नहीं गया। पर इस वक्त मैं समझता हूँ कि इमरान खान मुल्क की ज़रूरत है और हम जो सियासी लोग हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करें, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह से ये अमेरिका को अड्डे ना देने का जो फ़ैसला किया है या इंडिया को जो है वो कश्मीर अगर वो नहीं तस्लीम करते तो फिर वो इंडिया के साथ जो बिज़नेस और बाकी चीज़ें जो बाकी हुक्मरान करते रहे उन्होंने उससे इनकार किया है। अफ़गानिस्तान वाले मसले पे, तुर्की के मसले पे, सऊदी अरब के मसले पे जैसे इमरान खान ने स्टैंड लिया, यूएनओ में जिस तरह की तकरीर की इमरान खान ने खुल के और उधर जो है अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। अभी भी आपने देखा होगा कि असम्बली में ला इलाहा इल्लल्लाह पे जाके उसने तकरीर ख़त्म की। तो वो, मैं मज़हबी आदमी हूँ, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जैसे लीडर को पहले तो हम उनको नहीं पहचानते थे एज ए क्रिकेटर, एज ए लीडर उनका कभी कोई था नहीं इंटरेक्शन, ना उसको कोई सियासत में थे, ना कोई उनको लीडर तस्लीम करता था। क्योंकि हमारे जो लीडर आए 90 से लेकर तो मैं भी जानता हूँ, बल्कि मैं 83 से प्रैक्टिकल सियासत कर रहा हूँ। मेरी सियासत की इब्तदा चेयरमैन ज़िला काउंसिल से हुई थी, तो प्रैक्टिकल सियासत के फील्ड का मैं आदमी हूँ। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमें ना कोई लालच है ना मैंने। अब आप गुलाम रहीम साहब, मुझे पता है आपका बड़ा मजहबी तल्लक है, मदीना शरीफ में आपका जाना और वहाँ पे मैंने आपको देखा, बड़ा एक मज़हब से तल्लक है और ये होना भी चाहिए और असल तल्लक भी यही होता है। आप जब साबिक़ा वज़ीर आला थे तो आप जिस जमात के साथ थे, जिन हुक्मरानों के साथ थे, उन्होंने अमरीका मुआहदे भी किए, अड्डे भी दिए, हमले भी हुए, बहुत कुछ हुआ। तो मुझे आप बताएं, क्या आप उस वक़्त गलत थे या आज आपका जो फैसला है ये दुरुस्त है और वो फैसला गलत था? देखें जी, मैं जब आया था उस जमात के साथ तो हम लोग उस वक्त एसडीएम ने बनाई हुई थी, नेशनल अलायंस बनाया था, हम कोलिशन में आए थे और फिर मुझे किसी सबब की वजह से क्यों ज्वाइन करना पड़ा। ये फ़ैसले हुए थे हमसे पहले, मगर उसका मैं जवाज़ भी देता हूँ। उस वक्त जो अमेरिका था वो चढ़ दौड़ा था अपना अफ़गानिस्तान पे और उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अल्टरनेट नहीं था। जो मुझे इल्म है, मैं भी उस वक्त कई लोगों से कांटेक्ट में था, उस वक्त चाइना भी हमारी इस तरह से मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अब चाइना ख़ुद एक सुपर पावर बन गया है, रशिया उसके साथ है, तो अब हालात चेंज हैं। अब आप उसको नो कर सकते हैं, उस वक्त नो नहीं कर सकते थे। उस वक्त जो ये आपके अफगानिस्तान को जो आपका जो इस वक्त मौक़िफ़ है, यही मौक़िफ़ साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी था। उनका भी यही कहना था, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था, बेहतरीन ऑप्शन यही लगा जो हमने अवेल कर लिया। इमरान खान सही बात है ना, सही था। चलें, ये इमरान खान तो क्योंकि ये तो उस वक्त भी स्टैंड लेके बैठे हुए थे और उस वक्त इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे। अब इमरान खान जिस सूरत-हाल में आए हैं, इस वक्त भी नो करना अमेरिका का, ये अमेरिका को दिल गुर्दे की बात है। इमरान खान मज़हब के हवाले से आप देखें
रोज़ा रसूल पे जाते हैं तो वो भी पाँव नंगे करके जाते हैं। कई दफ़ा मैं पार्टी में नहीं था, अपना शाह महमूद कुरैशी साहब, जब भी इनको प्रॉब्लम आता है तो वहाँ से जाके अल्लाह की मदद लेते हैं और वहाँ इंसान की दुआएं जो है ना डायरेक्ट सुने। हुक्मरान की दुआ तो अल्लाह, अगर आप उसके अवाम के लिए कोई दुआ मांगें तो अल्लाह हुक्मरान की दुआ तो सुनता है, अगर कोई मांगे तो। लोग तो मांगते ही नहीं है ना, अल्लाह को मानते ही नहीं, तस्लीम नहीं करते, अल्लाह की क़ुव्वत को तस्लीम नहीं करते। कम अज़ कम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन से तो शुरू करता है ना। और बड़े बड़े मौलवियों से ज़्यादा बेहतर ईमान और उसका मजबूत है, तकवा है उसके अंदर और ईमान है। मैं तो इस पॉइंट की वजह से शामिल हुआ हूँ। आपने मौलवियों का इशारा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ तो नहीं किया? एक मिनट प्लीज। हाँ, आपने मौलवियों से ज्यादा मजबूत ईमान और ज्यादा इल्म रखते हैं, इशारा मौलाना फजलुर रहमान की तरफ तो नहीं? अब ये तो समझ लें जो समझने वाले हों। बहरहाल लोगों के डगमगाते हैं, ईमान डगमगाते हैं। मगर देखें, इमरान खान साहब की मदद करना इस वक्त एक जहाद है। मैं इमरान खान से अभी आखिरी 2 साल बच गए हैं जिसमें ये कोरोना भी चला और ये सारा, उस कोरोना के सूरत हाल में भी बाकी मुल्क देखें तबाह हो गए, पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है। इंडिया के साथ क्या हुआ? अल्लाह की मदद तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के साथ अल्लाह की मदद है। अदरवाइज़ आप देखें यूरोप, अमेरिका, ये वो उनका जो हाल हुआ है, तो उसमें मैनेज करना। और जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे थे कि हमने लॉकडाउन सख्त इसलिए नहीं किया कि गरीब लोग इफ़ेक्ट होते, और गरीबों की जो मदद उस इमरान खान ने घर बैठे की है ना, वो जो कौन सा कार्ड था उसके थ्रू जो मदद की है, तो अल्लाह ने उसकी वजह से बरकत डाली होगी। सेहत इंसाफ कार्ड या जो भी कार्ड था, तो घर बैठे बग़ैर किसी रुश्वत के लोगों को बैंक के थ्रू पैसे मिल गए, मदद मिल गई। तो इस तरह से काम इमरान खान ने किए हैं, इकोनॉमी को ठीक कर लिया। मैं आप तो क्या समझते हैं कि आप पीटीआई में शमूलियत से जीडीए और पीटीआई के दरमियान जो ताल्लुक है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं पढ़ना चाहिए, मैं समझता हूँ। मैंने आज भी खान साहब से बात की, मैंने कहा पीर साहब पगाड़ो अहम फैक्टर है सिंध में, और जीडीए भी है उसमें। जो लोग असल में क्या हो रहा था कि जीडीए और पीटीआई का कोऑर्डिनेशन नहीं था, इफेक्ट हो रहा था, लोगों के काम नहीं हो रहे थे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जीडीए और पीटीआई को दोनों को इकट्ठा लेके चलने के भी, और एमक्यूएम को भी। इवन हमारे जो दीनदार तबका है सिंध में, उसमें आपके देखें ना, ये सुमरो साहबान जो हैं डॉक्टर साहब के बेटे, जो ये तो बता दें कि पिछले हम ज़िमनी इलेक्शन देख लें, कोई मामला भी देख लें, पीटीआई जो है बुरी तरह सिंध से पिट गई। क्या एक तो आप ये बता दें उसकी वजूहात क्या थी, इनकी पॉलिसी पहले हुआ, इससे पहले, और दूसरा क्या आपको सिंध फतह करने का टास्क मिल गया? सिंध फतह तो अब अल्लाह जाने सिंध फतह होगी या मैं फतह होऊंगा। बहरहाल बात यह है कि जो इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं, ये धांधली नहीं करते, गलत मीन्स इस्तेमाल नहीं करते, पैसे नहीं देते इलेक्शनों में। लोगों को इस 10-12 साल में ख़राब कर दिया गया है। लोगों को आखिरी रात में पैसे देते हैं, आपके इलेक्शन स्टाफ सारे पैसों पे बिके होते हैं, आपका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्टाफ होता है। ये कई फैक्टर्स हैं जनाब, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है। और जनरल इलेक्शन में भी रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। मुझे ये बताएं, आसिफ जरदारी साहब ने क्यों कहा था कि RODR उसका इलेक्शन है? क्यों कहा था उन्होंने? फिर या वो बात गलत थी, अब गलत है उनके जीतने वाली। तो ये है कि यहाँ इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया है। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर पार्टी बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि हर एक पार्टी को हर सूबे का ये कहना है कि ये पैसा नहीं देते, धांधली की कोशिश नहीं करते, इसलिए ये हारे हैं कुछ सीटों पे। लेकिन उमरकोट का जो ज़िमनी इलेक्शन था, वो हारने पे आपने 2.5 साल परफॉर्मेंस पे तनकीद की थी कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो इलेक्शन ना हारते। तो क्या अब आपको हालिया 6 माह के अंदर परफॉर्मेंस बेहतर होती दिखाई दे रही? ना, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं उस परफॉर्मेंस को ठीक करने आया हूँ ना भाई, कि मिलकर इनके परफॉर्मेंस ठीक करें। और मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा था कि इलेक्शन में देखें, इलेक्शन कमीशन उधर, इलेक्शन उन्हें कमीशन पार्टी बनी हुई थी, और ये प्रोविंशियल जो ये सारे थे वो आके उधर, मेरा ये कंप्लेन, इमरान खान साहब तो इधर बैठे हुए थे ना, मेरा ये कंप्लेन उधर हमारे, मैं तो जीडीए में था, और जो पीटीआई का हमारे दोस्त गवर्नर हाउस या जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, उनके बारे में थी, उस वक्त थी। और वो मैं सही अभी भी कह रहा हूँ, वो थी मुझे कंप्लेन, और मैं अभी भी प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा। और ये हारने का सबब हमने तो फिर भी 30,000 वोट लिए भाई उमरकोट से।
हमने दूसरी सीट MNE की 50,000 वोट लिए, कराची के इलेक्शन में 4,000 5,000, सांगड़ में 4,000 5,000, आपके मातली की जो हाले पोतों के सामने सीट लड़ी उसमें तो मेरे ख्याल में वो चंद 100 वोट लिए। तो वो परफॉर्मेंस नहीं थी, तो इंशाल्लाह आप ठीक करेंगे ना। मैं अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करूंगा। मसला हुआ और आपने तनकीद की कि ऐसे लोगों को दी जा रही हैं टिकटें जिनका तहरीक इंसाफ से तल्लक नहीं है, तो क्या अब वो लोग आपको पार्टी में बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, ये मैंने नहीं कहा था, लियाकत जतोई साहब ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। उस वक्त मैं पार्टी में था ही नहीं, तो मैं क्यों कहूँगा उसमें? भाई मैं तो कैंडिडेट ही नहीं था। अरबाब साहब, हमारा कतई मकसद नहीं है कि आपका जो नया रिलेशन बनने जा रहा है उसमें कोई दरार आए, लेकिन इस वक्त तक अपोजिशन की कारकर्दगी बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में क्या देखें मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं पॉलिटिकल रीजंस की वजह से गया हूँ, हार जीत की वजह से गया हूँ, सीट लेने की वजह से गया हूँ या मैं उनको जिता सकूँगा। मैंने ये कहा है कि मैं इमरान खान ने जो स्टैंड लिया हुआ है इंटरनेशनली भी नेशनली भी करप्शन के खिलाफ, मुझे बताएंगे इमरान खान को कहा गया कि जरदारी से सुलह करना, उसने कहा मैं नहीं करूँगा, करप्ट लोगों से नहीं करूँगा। वरना तो पॉलिटिकली तो यहाँ इस मुल्क में तो यही होता रहा ना, उसको छोड़ के उसके साथ सुलह, उसको छोड़ के उसके साथ सुलह। वो उसूलों पे स्टैंड लेता है और इंटरनेशनली भी इसकी पॉलिसी ठीक है। और मैंने तो ये देखा है कि इमरान खान सब अभी तो खैर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी कोई कुछ करेगा उनको प्राइम मिनिस्टरशिप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वजह से करेंगे। वरना इमरान खान तो आप देखें उधर मरी में और इधर उधर जो है ना एज ए लीडर तो अकेला फिरता रहता था। मैं उस वक्त उनके साथ नहीं था, मैंने सुनी हुई बात है। बल्कि एक दफ़ा हमारे लोग बता रहे हैं नगर पार्कर में तस्वीर भी आई है, नगर पार्कर में आए हैं तो अकेले चारपाई पे बाहर सोए हुए हैं। ये तो इस किस्म का बंदा है। अरबाब गुलाम रहीम साहब, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, क्या दोनों एक ही पेज पे हैं? और आने वाले वक्त में सिंध के या पीपल्स पार्टी के फैसले फरियाल तालपुर, बिलावल या जरदारी कौन करेगा? तीनों इकट्ठे मिलके करेंगे, तीनों एक हैं। किसी को अगर ये गलत फहमी है कि अलग हैं, या जैसे शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की गलत फहमी है किसी को अलग है, तो ये गलत फहमी है। ये तीनों इकट्ठे हैं। जब शेयर सबका इकट्ठा है तो सियासत में भी बाकी चीज़ों में भी तो इकट्ठे ही होंगे ना। ये किसने कह दिया कि वो अलग है? इकट्ठे ही। अरबाब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध में अपोजिशन लीडर जब पहले नकवी साहब थे तो उनसे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब क्या नाम है हलीम आदिल शेख साहब हैं तो उनसे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो पार्टी अरकान को भी हैं, इत्तेहादी जमातों को भी हैं। तो क्या अपोजिशन लीडर सिंध में तब्दील होना चाहिए, किसी और पार्टी से आना चाहिए, या PTI में भी कोई मजबूत उम्मीदवार है? यार मेरा तो आज पहला दिन है, मैं ज़रा इस बात पे कमेंट नहीं कर सकता। नकवी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अभी ज़िंदा ही हैं, तो उनको हटाया गया। वो ज़रा खरे आदमी थे, ब्लंट आदमी हैं वो मेरी तरह, तो वो खरे आदमी हैं, इसी वजह से फिर हो गया होगा कई जगहों पे वो, बल्कि पार्टी के भी कोई पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कमेंट्स दे जाते थे, शायद उसको किसी ने एक्सप्लॉइट किया। तो नकवी साहब का तो ये रीज़न था। बाकी इनके पीछे ये जो पीपल्स पार्टी पड़ी हुई है हलीम आदिल शेख के पीछे, हलीम आदिल शेख इनको एक्सपोज करता है, जाके स्कूलों में भैंसें बंधी हैं वो दिखाता है, वो भागता दौड़ता बहुत है। और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, जब वो पीपल्स पार्टी का एडवाइज़र था तो उस वक्त भी तो ये इल्ज़ाम थे ना, चीज़ें अगर थी तो उस वक्त भी थी। उस वक्त उनको क्यों प्यारा लग रहा था कायम अली शाह का जो एडवाइज़र बना हुआ था, तो उस वक्त प्यारा लग रहा था। अब हलीम आदिल ख़राब लग रहा है, क्योंकि अपोजिशन वो ये सोचते हैं कि सिंध में कोई अपोजिशन करे ना और जिंदा कैसे है। वो तो उनकी तो यही है पॉलिसी। यानी इस वक्त जो अपोजिशन की जा रही है वो बेहतरीन अपोजिशन है। हुकूमत में अगर शामिल थे तो तब तनकीद नहीं थी, अगर अब अपोजिशन में है तो तनकीद है, और पार्टी उमूर पे फिल वक्त आप बात नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया अरबाब गुलाम रहीम साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन बारहा तनकीद करे,
सियासी तौर पे तनकीद करे, हुकूमती इक़दामात पे तनकीद करे, लेकिन आज के दिन ये देखने में आया कि अपोजिशन और हुकूमत एक प्लेटफॉर्म पे हैं इस मकासद के लिए कि अगर कौमी सलामती की बात आएगी, अगर उस पर इजलास बुलाया जाएगा, अगर उस पर हिदायत दी जाएंगी और सूरत हाल वज़ा की जाएगी, तो सब मुत्तहिद होकर हैं कि दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि अगर हम पर कोई आंच आएगी तो उसका दिफा हम भरपूर तरीके से कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि जामे ब्रीफिंग थी, इजहार इत्मीनान भी किया, दूसरी पार्टियां भी अगर इजहार इत्मीनान करती हैं तो बेहतर बात है। आज ही के दिन कोयटा के अंदर एयरपोर्ट रोड पर धमाका हो जाना, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बेशतर अफराद का जख्मी होना, अस्पतालों में इमरजेंसी का नाफिज हो जाना, ऐसे वक्त में कि जब कौमी सलामती के हवाले से सब सर जोड़कर बैठे हुए हैं, तो यह भी एक तशवीशनाक बात है। हमें अपना लाहे-अमल दुनिया पे भी वाज़े करना है। सियासी सूरत हाल पे भी मजीद बात करेंगे। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने। अब्दुल कयूम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, सियासी सूरत हाल पे बाद में जाएंगे, अभी कौमी सलामती के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास जारी है, इजलास में जिन उमूर पर गुफ्तगू की गई, आइंदा की हिकमत अमली वज़ा करने की बात है, कौमी पॉलिसी तश्कील देने की बात है, किस हद तक इसे खुश आइंद समझते हैं और इसमें तमाम जमातों का किरदार कैसा होना चाहिए? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है ना। कौमी सलामती तो हम सब के दिल के अजीज़ है। कौमी सलामती का मतलब है पाकिस्तान की सलामती, और पाकिस्तान हमारी पहचान है। पार्टियां तो बाद में आती हैं, पहले पाकिस्तान है। तो आई थिंक कि ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काश के इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर, जो कि चीफ एग्जेक्टिव हैं और जिनके कंधों पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आके इसको अटेंड करते, ना सिर्फ कि ये ब्रीफिंग सुनते, बल्कि आगे जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि लोगों के अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या हैं, क्लैरिफिकेशन ली गई है तो क्या ली गई है, और आइंदा फिर आप एक अपना ज़हन बनाते हैं कि कौमी सलामती में और आगे हमने क्या करना है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूँ कि सब जमातें इकट्ठी हुई, ये एक बड़ी अच्छी बात है, चूँकि ख़तरात तो ज़रूर हैं ना। और आपने ये भी बात जिक्र की कि धमाका आज फिर वहाँ बलूचिस्तान में हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अफवाज पाकिस्तान हो या सेकंड लाइन फोर्सेस या पुलिस हो, ये बहुत ही मेहनत और प्रोफेशनल एक एक्यूमेन के साथ काम करती हैं और बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं। लेकिन दुश्मन भी बहुत तेज़ है, और दुश्मन जो है वो एक नामालूम दुश्मन है जिसका फेसलेस है। वो अपना टाइम सिलेक्ट करता है और अपनी जगह, तो इनिशिएटिव उसके पास होता है। तो इस तरह अगर अगले दिन हमारी साउथ वजीरिस्तान के अंदर हमारे कीमती जाने ज़ाय हुई, हमारे अफवाज के ट्रेंड सोल्जर्स, और इसी तरह भी बलूचिस्तान में अगर हमला हुआ, इससे पहले बलूचिस्तान में पिछले महीने 2 महीने में बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी हुई है, तुर्बत में हुआ। तो आई थिंक कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम इतनी वैल्यूएबल लाइव्स को लूज करें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बैठ के, तो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, उनको ब्रीफ करें कि चैलेंजेस हैं क्या, थ्रेट कितनी है, और इस थ्रेट को कोप अप करने के लिए इनके पास क्या अरेंजमेंट है, और अगर कहीं कमी है तो वो क्या कमी है, ताकि उसका फिर अजाला किया जाए। डिफेंस कमेटी के लोग भी वहाँ के, हमारे अदारे इसको कार भी नहीं, आप मुझसे ज़्यादा इस बात में जानते हैं। जनरल साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तकरीर, अमेरिका के हवाले से स्टैंड लेना, भारत के हवाले से स्टैंड लेना, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये हमारी पाकिस्तानी कौम की जो हमारी उमंगें हैं उसकी आईनादार है। ये तो हम हमेशा कहते रहे हैं, जब ये ड्रोन हमले भी होते रहे तो पाकिस्तान में मैंने तो बड़े कॉलम भी लिखे, बोलते भी रहे कि ये हमारी जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर ये अटैक है। हमें अपने मसाइल का हल खुद ढूंढना होगा, क्योंकि आप थोड़ी सी जगह देंगे तो वो, आपने देखा ना कि वो शमसी बेस इस्तेमाल करते रहे, जैकबाबाद का अड्डा किया और अल्टीमेटली सलाला पे हमला करके तो 25 हमारे सोल्जर, ट्रेंड सोल्जर्स ऑफ द आर्मी, उनको शहीद किया, और उसके बाद फिर एबटाबाद के ऊपर भी आ गए। तो इनको तो आपको बिल्कुल किसी तरीके से भी अलाउ नहीं। तो मैं कहता हूँ ये काबिल तारीफ है बात, और इसका लेकिन जनरल साहब आपने बड़ी अच्छी बात की, काबिल तारीफ है, लेकिन अपोजिशन जमातों में से किसी एक जमात ने इस पर कोई बयान नहीं दिया और ये नहीं कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। क्या इस पर भी सियासत होनी चाहिए थी?
देखिए सियासत की बात नहीं है। अगर उन्होंने कोई मुस्बत बात नहीं की तो मनफी भी नहीं की, क्योंकि हर कोई ये समझता है और वो ये कहते हैं कि जी ये तो हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए। पहले परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में कुछ होता रहा, पिछली हुकूमतों में वो ड्रोन वगैरह भी जारी रखे, तो वो नहीं होने चाहिए। आई कैन अश्योर यू कि आपने बिल्कुल ठीक शुरू में कहा कि जहां कौमी सलामती का इशू आता है, जहां जिसके अंदर और बड़ी हमारी इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक के यानी ये सी पैक का इशू है, हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसका डिफेंस, उसकी डिटरेंस की बात है। तायद करता हूं कि अगर पॉजिटिव कोई बात नहीं की गई तो नेगेटिव भी कोई बात नहीं की गई, लेकिन जब आपका हुक्मरान एक नई कौमी पॉलिसी को तश्कील दे रहा हो, वज़ा कर रहा हो, अवाम का एतमाद भी उसे चाहिए होता है और जो साथ खड़े लोग हैं उसकी थपकी भी चाहिए होती है, ऐसे मौके पे उस तकरीर का कुछ हिस्सा बयान करके तारीफ कर देनी चाहिए थी। लेकिन इशू फिर वही रहे जो रिवायती थे, गुफ्तगू फिर वही रही जो रिवायती थी। सवाल ये पूछे जाते रहे कि किसने पूछा था कि हवाई अड्डे दें, हमें उस शख्स का नाम बताएं या हवाला दें कि कब पूछा गया कि हवाई अड्डे हमें चाहिए। देखें, अपोजिशन का एक रवायती रोल तो होता है और यू कैन गेट ए पॉजिटिव रिस्पांस और मोर कोऑपरेटिव, उसकी चाबी आपकी जेब में होती है। अगर आप हुकूमत में हैं तो गिविंग एंड के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर है जो पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, और अगर आप टॉकिंग टर्म्स पे ही ना हो, आप हाथ मिलाने को अपनी तौहीन समझे कि मैं इनकी इज्जत अफजाई नहीं करना चाहता, तो आप ये देखें फिर डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द अपोजिशन। वो ये तो कहेंगे कि ये बड़ी अच्छी बात है, और ये जब वो कहते हैं कि किसने कहा है कि हम देंगे, तो मकसद उनका ये है कि वो इनडायरेक्टली तायद कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, और हम देयर इज नो क्वेश्चन कि हम अपनी सरजमीन के ऊपर किसी को अड्डा बनाने की वो दें। जनरल साहब, आपका बड़ा वसी तजुर्बा है और बड़ी दूर तक आपकी नजर है जी। इस सारे सिनेरियो में जब वज़ीर आज़म ने स्टैंड ले लिया, और ये पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा होता है और बहुत बड़ा स्टैंड लिया, इस सारे स्टैंड के बाद आप क्या समझते हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और दीगर गैर मुल्की कुव्वतें क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरा होंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये चाहूँगा और मैं ये एडवाइस भी करूँगा प्राइम मिनिस्टर को कि जॉइंट सेशन बुलाएं और उसमें सारे प्रोज एंड कॉन्स, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट इशू है कि हमें स्टांस क्या लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा पूरी कौम उसके पीछे खड़ी होगी, लेकिन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में एक रेजोल्यूशन के तौर पे इसको मंजूर कराएं, बंद कमरे में बैठ के जो कमेटी के कुछ लोग बैठ के रेजोल्यूशन बनाए उसको माने, फिर प्राइम मिनिस्टर का हाथ मजबूत होगा और वहां बैठ के ये देखा जाए कि हमारी वल्नरेबिलिटीज क्या हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज दुनिया में कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। चिट्टे लेके इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया है, इराक पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे गए, ईरान के अंदर घुस के जो इजराइल को यूज किया या जो भी किया वो करते रहे, सीरिया, लिबिया वगैरह वगैरह। तो हमें ये सारी चीजें देख के तो उसकी रिस्पांस बनानी होगी। उसकी रिस्पांस हमारी जो है वो दो तरह की है। एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आपको एंडेवर करनी, अपने साथियों को बताना है कि हमारे पास ये डिमांड थी, हमारा ये स्टांस है, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम लेकिन किसी जंग में शामिल नहीं होना चाहते। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम अमन के साथी हैं और पीस के लिए हम साथ होंगे, तो ये उसके अंदर बैठ के सारी चीजें की जाएं और उसके बाद फिर ये इम्प्लीकेशंस को देखा जाए और ये देखा जाए इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होंगी, इसकी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, इसकी डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी और उनके लिए आपकी काउंटर स्ट्रेटेजी और रिस्पांस क्या होगी। ये बड़ा प्रोफेशनली करने की बात है और उसके अंदर सर जोड़ के बैठना होगा और जॉइंट सेशन में पहले तकारीर हो और उसके बाद बैठ के इसको एक कौमी नुक्ते नजर हो और उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पोजीशन के हवाले से इस किस्म का मुस्बत रवैया देखने में आएगा। एक आखिरी सवाल जनरल साहब, सियासी सूरत हाल को देखते हुए आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बनती बिगड़ती जो दोस्ती और दुश्मनी है, इसका कारकुनान के जहनों पर छाप क्या पड़ेगा? देखिए, कारकुनान हर पार्टी के अपने अपने कारकुनान हैं और वो कमिटेड हैं टू दी पार्टी लीडरशिप और पार्टी के जो अपना नजरिया या लाइन है। ये देखें, दो मुख्तलिफ पार्टियां, पीपीपी का एक अपनी सोच और अपना नजरिया है और अपना उनकी कंडक्ट है,
मुस्लिम लीग नून का एक अपना है, और उसके अंदर पब्लिक की पजीराई आपको पता है कि किसको है, कैसे है। ये बाई इलेक्शंस आप देख लें, तो मेरे ख्याल में ये छोटे मोटे डिफरेंसेस होते रहते हैं। कई बयानात आए, आपने देखा फिर जो है बिलावल और शहबाज शरीफ साहब इकट्ठे बैठे, बहुत सी चीज़ों पे किया। कई दफ़ा हमारे, चूंकि ये कोई एक रेजिमेंटेड सिस्टम नहीं होता जिस तरह आर्म फोर्सेस में होता है, पॉलिटिकल एक लूज अरेंजमेंट है, उसके अंदर कुछ लोग अपने अपने बयानात दे के अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो आई थिंक कि उसको जो है इग्नोर करना चाहिए। मुझे सॉरी कि मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा। तो ये है, मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई वरी की बात नहीं है। कारकुनान के ऊपर तो एक लाइन उनको मिल जाएगी और वो उनको दी जाएगी। कारकुनान को एक लाइन मिल जाएगी। बयानिया वही है जो कारकुनान को हुक्मरानों की जानिब से दिया जाएगा या रहनुमाओं से दिया जाएगा। मैनिफेस्टो हर एक का अलग अलग होता है। ऐसी दोस्ती और दुश्मनी ज़्यादा फर्क नहीं डालती कारकुनान के ज़हनों में। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन करीब करीब है। जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी मुतहर्रिक है, वहीं पर अब मरियम नवाज़ भी मुतहर्रिक होती दिखाई देती हैं। जबकि आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इमरान खान हुकूमत बनाएगा। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, वहाँ पर मजबूती किसकी दिखाई देती है? सिटिंग गवर्नमेंट तो नून लीग की है, तो ये पलड़ा किस तरफ झुक सकता है? चेंज होने की वजह क्या हो सकती है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, अभी तक की जो कैंपेन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टॉप पे है या फिर कोई और जमात टॉप पे है, तो ये सूरत हाल तब्दील किस तरीके से हो सकती है और किन वजूहात की बुनियाद पर? देखिए यहाँ सर, जो इस वक्त कैंपेन जारी है इसमें तहरीक इंसाफ की कैंपेन में कुछ हल्कों में बहुत तेज़ है। तनवीर इलियास के हल्के में बहुत अच्छी जा रही है, 2-3 और हल्के हैं उसमें बड़ी जा रही है। अब वहाँ पर असल मसला पीपल्स पार्टी, चूँकि बिलावल सबसे पहले लीडर हैं जो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कैंपेन तेज़ कर दी। पीपल्स पार्टी जहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी वहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई। मरियम साहिबा जो हैं वो भी जाने लगी हैं कश्मीर में, उन्होंने अपना शेड्यूल दे दिया है और शेड्यूल के बाद वो कश्मीर जाने लगी हैं और कश्मीर में जलसे करेंगे। तो हमें मान लेना चाहिए जहाँ मरियम नवाज़ जलसा करे तो वहाँ पर क्राउड होता है। और मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर हुकूमत रही है, मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर वोटर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के MNMP रहे हैं, तो अब वो भी उस चीज़ को लेंगे, लाजमी बात है, चार्ज हो जाएंगे, वहाँ पर चार्ज हो जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई बड़ा लीडर जिसे आप कह सकते हैं कि अवामी जैसे हमायत बहुत ज़्यादा हो, वो अभी तक वहाँ पे नहीं गया। सिर्फ वहाँ के मुकामी जो लोग हैं, जो वहाँ के मुकामी क़यादत है, ज़्यादा जलसे जुलूस वो कर रही है। या सर अब वहाँ पे तहरीक इंसाफ को क्या मसला आ रहा है? तहरीक इंसाफ के जिन जिन हलकों में बागी खड़े हैं वहाँ तो तहरीक इंसाफ जो है वो जीतती हुई नज़र नहीं आती। सही, वहाँ पे कई हल्के हैं, वोट टूट गए ना। जिस तरह मैं अक्सर कहते हैं, हमने उस दिन बताया था कि पहले हल्का नंबर 1 से लेकर 4 तक चले जाएं तो एक हल्का है जिसमें एक बागी खड़ा है। इसी तरह हल्का नंबर 6 वहाँ से नून लीग का उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में आया अली सोनी, और तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया जिसने 12,000 वोट पिछली दफ़ा लिया था और सुना उसकी पोजीशन बड़ी अच्छी है। वहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार की बड़ी पोजीशन अच्छी है। और तो और अब हो क्या रहा वहाँ पे, अब एक बड़ी खौफनाक चीज़ हो रही है। ये मैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे ये नज़र आएगा कि एक उम्मीदवार जो है उसके ये वारंट गिरफ्तारी हैं। ये हैं अली शान उर्फ सोनी, इसके ये वारंट गिरफ्तारी हैं, ये हमारी उस पर चल रहे हैं, स्क्रीन पे चल रहे हैं कि तस्वीरें। अब मुझे बताएं कि अगर एक शख्स जिसके वारंट गिरफ्तारी उम्मीदवार के निकल आए तो उस उम्मीदवार के हवाले से क्या होगा? फिर वो ज़मानत करवा लेते हैं, क्या होता क्या नहीं होता। एक अच्छे उम्मीदवार थे ये भी, लेकिन इनके मुकाबले में PTI का उम्मीदवार खड़ा हो गया। इसी तरह मुजफ्फराबाद से जो PTI के सबसे पुराने उम्मीदवार थे, सबसे अच्छे उम्मीदवार थे, उनको जब टिकट नहीं मिला, नून लीग के उम्मीदवार को वहाँ पे नून लीग से आने वाले को टिकट मिल गया तो वो नून लीग में चले गए, वो खड़े हो गए। जीतेगी तहरीक इंसाफ काफ़ी नशिस्तें, लेकिन आप ये कहें कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने सफाया कर दिया था ना और वो बड़ी क्लियर हुकूमत बना ली थी, ये नहीं होगा यासर। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता। मुस्लिम लीग नून की एक तो वहाँ पे मैं आपको एक और ख़बर दे दूँ ना, वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन में एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। उस रिपोर्ट में ये चीज़ें आई हैं कि 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें से एक उम्मीदवार के पास वो असला है जो इंडिया से आया, अब उस पर क्या होगा। एक के पास वो वायरलेस सेट है जो इंडियन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक उम्मीदवार के मुतालिक आया कि ये करप्शन में बेइंतहा आगे जा चुका है। अब
3 उम्मीदवारों की जो रिपोर्ट्स है उनकी बुनियाद पे अगर वो रिपोर्ट्स अगले चंद दिनों में वज़ीर-ए-आज़म के पास चले गई तो मामला देखें, वज़ीर-ए-आज़म तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ऐसे मामलात में, और ना हमारे हसासदारे कम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ऐसे उम्मीदवार की रिपोर्ट ना बनाएं कि जो गलत हो। तो ये वहाँ चल रहा है। वहाँ पे मैं आपको ये पहला इलेक्शन होगा जिसकी वजह से जहाँ पे फड्डा भी होगा यहाँ से। और मरियम नवाज़ की कंपेन और बिलावल की कंपेन के बाद असल सूरत हाल सामने आएगी कि ऊँट किस करवट बैठता है। अब जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की तरह यहाँ पे भी होगा, अब सूरत हाल यासर बिल्कुल तब्दील है। जो नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर है यहाँ पर भी पूरा मैच पड़ेगा। मैच इस तरह पड़ेगा कि मीडिया, सोशल मीडिया, अपोजिशन जमातें बहुत सी जगह पर एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएंगी। मेरी इतला ये है कि अपोजिशन ने यह फैसला कर लिया है कि जहाँ पर हमें धांधली या कोई ऐसी हुकूमती शख्सियत नज़र आए जो कुछ गलत कर रही हो तो फिर उस पर हम सब इकट्ठे हो जाएं और इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। तो ये होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन। शेर रशीद साहब अपनी जगह देखें, शेर रशीद साहब की 80 पेशन गोइयाँ जो होती हैं ना वो गलत साबित होती हैं, और फिर वो अक्सर कह देते हैं ना, आपको पता है अक्सर शेख साहब का कहना होता है वो छुरी ख़राब हो गई, बकरा छुरी के नीचे नहीं आया। राना साहब आप ये देखें, पंजाब में से PMLN निकली, GB में से PMLN निकली, विफाक में से PMLN निकली, तो क्या अब कश्मीर में से भी PMLN निकलेगी? देखिए, एक एच तो होता है जिसकी हुकूमत होती है वो इलेक्शन जीतता है, लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ अब पहले वाले हालात नहीं है, बिल्कुल नहीं है हालात। अब हालात बहुत तब्दील हो गए हैं यासर। आप देख लीजिएगा, इलेक्शन आ गया सर पे, आप इलेक्शन में रिजल्ट देख लीजिएगा, आपके सामने आ जाएंगे। बल्कि इलेक्शन से पहले देख लीजिएगा, चंद दिन में इलेक्शन कैंपेन तेज़ हो रही है, आपको नज़र आ जाएगा। मैं वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बयान नहीं करना चाहता। सब क्या वजह है कि एक जानिब आप कश्मीर के सफ़ीर होने का भी दावा करते हैं, उनका मुकदमा लड़ने का भी दावा करते हैं, दर्द भी आपका ही ज़्यादा है, फिर वहाँ के अवाम वोट क्यों नहीं देंगे PTI? मुझे एक बात बताएं, कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा बात जमात इस्लामी करती है। कश्मीर के लिए जमात इस्लामी बहुत करती है, बड़ी देर से कर रही है। जमात इस्लामी ने कभी कश्मीर से नशिस्तें ली? चले मुझे बता दें यार सर, हकाइक पे हमें आना चाहिए ना मेरा भाई, अपने दिल की ख्वाहिश बयान नहीं करनी चाहिए, हमें हकाइक पे आना चाहिए। आप तो अपने दिल की ख्वाहिश बयान करते हैं ना, अक्सर आपकी दिल की ख्वाहिश, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि हमें हकाइक पे आना चाहिए। अगर कश्मीर की बात करने की बात है, कौन सी जमात है जो कश्मीर की बात नहीं करती? लेकिन अब बातों से मामला आगे निकल गया हुआ है। अब मामला है कि देखिए, कश्मीर के लोग जो हैं वो सहूलतें चाहते हैं, कश्मीर के लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो शायद हमारे हुक्मरान नहीं दे सकते, वादे नहीं कर सकते। यानी वो चीज़ें क्या हैं? तरक्याती काम है, वहाँ के लोगों की बहुत सी डिमांड्स हैं और जायज़ डिमांड्स हैं। अब आप कहें कि एक और मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, पाकिस्तान में होने वाली महंगाई का असर क्या आज़ाद कश्मीर में नहीं है? तो फिर आप मुझे बताएं कि उस असर को, यही जो बात आप कह रहे हैं, क्या पंजाब में और पंजाब के चारों सूबों में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में PTI को नज़र नहीं आई? PTI को उसका रिजल्ट नहीं मिला? तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो रिजल्ट जो है कश्मीर में नहीं मिलेगा, वो कश्मीर के इलेक्शन में नहीं मिलेगा? यानी PTI की उम्मीदें जो है, PTI 2 नंबर नहीं ना करती। PTI जो है वो वोट 2 नंबर तरीके से कास्ट नहीं करती। PTI जो है वो बदमाशी नहीं करती। PTI जो है, हमें ये मानना चाहिए, वो अपने सरकारी सोर्स इस्तेमाल नहीं करती। तो इलेक्शन जीतने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, साहब का हुकूमत करती थी, ये नहीं करते तो फिर। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बज़ाहिर हक में दिखाई नहीं देती। देखना यह है कि आने वाले दिनों में कश्मीर में सूरत हाल किस हद तक तब्दील होती है, किस पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ऐसे वक्त में कि जब कौमी असम्बली के फ्लोर पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात होती रही, ऐसे ही वक्त में पंजाब असम्बली में एक बिल पेश किया गया जो मेंबर इस्तेहकाक के नाम से पेश किया गया। मेंबरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेंबर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? वो सहाफ़ी से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सहाफ़ी से किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इस पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सहाफ़ियों से क्या खदशात थे जिस बारे में ऐसा बिल लाया गया कि सहाफ़ियों पर ही कदगन लगा दी गई? यासर, बड़ी मेरे लिए परेशान कुन भी है और हैरान कुन भी है कि एक तरफ कौमी असम्बली में तकरीर की फ़वाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने बड़ा दबंग कहा कि हम सहाफ़ियों को बेइंतहा सहूलतें दे रहे हैं। अच्छा, कर भी रहे थे काम। दूसरी तरफ सिंध के अंदर एक बिल पेश किया गया सहाफ़ियों के हक़ में, पीपल्स पार्टी की तरफ से, हमने उसे भी अप्रिशिएट किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ
कि पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक MPA अचानक से एक बिल तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहक़ाक़ के बिल जो है मेंबर्स का वो पेश कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून के मलक अहमद खान साहब उसकी तायीद करते हैं, PTI और काफ लीग सारी उसकी हमायत कर देती और ये बिल मंजूर हो जाता है। अब इस बिल में क्या है भाई, वैसे आप कह दें कि सहाफ़त की ज़ुबान बंद करनी है, वैसे आप कह दें कि सहाफ़ियों को मुजरम बनाना, वैसे आप कह दें कि सहाफ़ियों को हथकड़ियाँ लगानी है, वैसे आप कह दें कि हम किसी सूरत में सच लिखना सच बोलना नहीं दिखाते। हमारा जुर्म क्या है कि कौमी असम्बली में एक दूसरे को गालियाँ निकालें तो हम TV भी दिखा देते हैं, अच्छाई भी दिखाते हैं, बुराई भी दिखाते हैं। हम तो गालियाँ जो होती हैं वो रोक देते हैं ना, सिर्फ लब किचाई दिखा देते हैं। अगर आप पंजाब असम्बली में कुछ करते हैं हम वो दिखा देते हैं, अगर सिंध असम्बली में कोई लेके जाता है चारपाई हम वो भी दिखाते हैं, बलोचिस्तान असम्बली में कुछ होता है भाई हम मीडिया का काम है काय को सामने लाना, हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं दिखाते, हम ये जरूर दिखाते हैं कौन क्या है क्या नहीं। उस पर बड़ा दुख हुआ और पंजाब असम्बली में जो बिल पास हुआ है उसमें उन्होंने कहा गया जी कि अब कोई भी ब्यूरोक्रेट या सहाफ़ी असम्बली में तल्ख कलामी करेगा तो सज़ा भुगतेगा। अब तल्ख कलामी उन्होंने किसको बना लिया कि यासर साहब आपने किसी से सख्त सवाल किया, यानी मैं अगर पूछूं कि ये तरक्याती काम मुकम्मल हो गया तो ज़िल्ले इलाही इसके मुकम्मल होने में आपका किरदार क्या था? अगर वो मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता कि ये किस वजह से मुकम्मल नहीं हुआ। और मज़े वाली बात है ये बिल जो पंजाब असम्बली में पहुंचा तो इसको अदालती एहतियारात मिल गए हैं। और इसमें क्या है, इसमें है जनाब बिल की दफ़ा 11 के तहत मेंबर्स के इस्तेहकाक के खिलाफ वर्जी पर काबिल सज़ा जुर्म होगी और बिल के तहत जुडिशल कमेटी बनाई जाएगी। जुडिशल कमेटी के बाद 6 माह कैद की सज़ा और 10,000 जुर्माने के इख्तियारात होंगे। यासर साहब अब तो हथकड़ियाँ लगेंगी भाई। ये क्या हो गया कि इस पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त की बात है, अब एक एंकर से ये भी हक छीन लिया जाएगा, एक रिपोर्टर से ये भी हक छीन लिया जाएगा कि वो जनाब किसी MP MNA से किसी वजीर से ये ना पूछ ले कि आपने फ़लाँ चीज़ गलत क्यों की, क्योंकि वो कहेगा इसने गुस्से से पूछा है जनाब इसके खिलाफ एक ले है। भाई ये क्या है, मुझे तो हैरान किया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब सहाफ़ियों के बेहतरीन दोस्त, किस तरह बिल मंजूर हो गया। जनाब उस्मान बुज़दार साहब बेहतरीन सहाफ़ियों के लिए बात करते हैं, किस तरह बिल हो गया मंजूर। ये बड़ी एक हैरान बात है किस तरह हो गया। और तीनों बल्कि चारों जमातें जो वहां पे है, पीपल्स पार्टी सिंध में कुछ, यहां पे कुछ, मुस्लिम लीग नून साथ, तहरीक इंसाफ साथ। राना साहब एक मशवरा दे देते हैं हुकूमत को, दुनिया तरक्की पजीर होती जा रही है, तरक्की याफ्ता होती जा रही है, तरक्की करते करते रोबोट भी ऐसे आ गए हैं जिसे आप बैठा दें जो फीड करें वो बोलता रहेगा, वैसे रोबोट लाके फिर स्क्रीन पे बिठा लें, उनसे बुलवा लें जो बुलवाना। मुझे लगता है ये यही चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं वो भी जिंदा हैं, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ने वाले मौजूद हैं। मैं तो तमाम पाकिस्तान के एंकर से कहूँगा निकलें बाहर, सबको हमें अपने हक के लिए निकलना होगा। कल हम कर रहे हैं गवर्नर हाउस के बाहर पाकिस्तान के सहाफ़ी इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे PUJ के सदर शहजाद भट्ट भी होंगे, लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी होंगे, वहाँ पे मैं खुद भी होऊंगा, GM जमाली हमारे PFJ के सदर भी होंगे, वहाँ पे एमरा के सदर आसफ भट्ट भी होंगे, वहाँ पे अशरफ मजीद होंगे जनरल सेक्रेटरी PUJ के, हर वहाँ पे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। इसलिए मौजूद होंगे जनाब कि ये नहीं हो सकता कि अब हम क्या होगा, यहाँ तो बिर वैसे हुकूमत हमें दे, हथकड़ियाँ भेज दे हर दफ्तर के अंदर कि जनाब इन एंकर्स को, इन रिपोर्टर्स को, इन कैमरामैन को हथकड़ियाँ लगा दें, इनके मुंह पे टेप लगा दें और इनको फ्री हैंड इनको ये कह दें कि आप खामोश हो जाए और हमारी जगह जो आप कह रहे हैं ना एक बुद्ध, वो बुद्ध बना के खड़ा कर दें, उसको बिठा दें, एक रिपोर्ट पे टकरा दें, जी बोल भाई, बोल काका, बोल बुच्चू बुचूरे, क्या कहना है, हो गया जनाब, बल्ले 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 बल्ले, बहुत अच्छे। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान के मीडिया ने इस पाकिस्तान की नशोनुमा में अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के मीडिया ने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई, हम आप अक्सरियत जो मीडिया है कि जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों जाते हो। हम तो पाकिस्तान की जंग ला रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग ला रहे हैं और जमहूरियत आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं जो आमरीत के दौर में भी नहीं हुआ। या सर ये कैसा बिल है, क्या आमरीत के दौर में ऐसा बिल पास हुआ था कभी? यार हम तो मैं तो हैरान हूँ। और मैं तो अब आपको एक ये भी बात बता दूँ, तीनों चारों जमातों के अंदर बड़े जो ऐसे MP MNA हैं जो आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े होते हैं वो इस पर परेशान है। उन्होंने कहा जी हमें तो बताया ही नहीं कि इस बिल में था क्या, इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी से ये बिल लेके सामने आ गए और उस पर फड्डा भी पड़ा हुआ। मुझसे खुद पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने कहा कि राना साहब हम इसका हिस्सा नहीं है। राना साहब लीग नून के लोगों ने पैगाम देते हैं कि जब तक हम बैठे हैं रोबोट हमारी जगह नहीं ले लेते।
हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जब तक बैठे हैं ये नारा लगाते रहेंगे, जब रिप्लेस हो जाएंगे फिर रोबोट जो मर्जी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जी कि हम सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, सच सामने लाते हैं। 92 को कितनी ज्यादतियों का निशाना बनाया गया आपको याद है? साबका दौर हुकूमत में बेइंतहा मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई, अदारे के बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन डटे रही हमारे जो ऑनर्स थे, डटे रही हमारे उस वक्त की मैनेजमेंट थी, डटे रहे हमारे रिपोर्टर, अल्लाह के फजल करम से आज खड़े हैं। इसी तरह बाकी दीगर चैनल्स के खिलाफ भी हुआ। तो ये तो बड़ी क्लियर है, जब तक हम हैं, जब तक पाकिस्तान में एक भी गैरतमंद सहाफ़ी मौजूद है, कोई भी हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले वो इस पे अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकेगी। नाज़रीन, जब तक ज़बान मुंह में है, जब तक हिम्मत है, जब तक जान है, सच का अलम बुलंद करते रहेंगे। अगर आप अपनी ही मौक़िफ़ हमारे मुंह से दिलवाना चाहते हैं, हमारे मुंह से वो अल्फाज अदा करवाना चाहते हैं जो आपकी जहनीत के मुताबिक हों, तो फिर ऐसा हमारे होते तो हो नहीं सकता। तब्दील करवाइए, ज़ोर लगाइए, ज़ोर बाजू आजमाइए। द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।